वेलकम टू जीके जीएस जोन। आज का टॉपिक है हिस्ट्री का, जो बहुत ही मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन को प्रेस करने, जिससे नोटिफिकेशन मिलते हुए चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। और यहाँ पे कर्नाटका के दिया गया है, तो कर्नाटका के बारे में देखते हैं। तो इसका कार्य है कि कर्नाटका है जो कर्नाटक के राज्य की स्थापना सादुतुल्ला खान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा कर्नाटका की स्थापना किया गया था? सादुतुल्ला खान ने। और सादुतुल्ला खान ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? तो आरकोट। सादुतुल्ला खान यानी कर्नाटक की राजधानी किस स्थान पर? तो आरकाट में रखी थी अपनी राजधानी। और किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के ने कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी से राजगद्दी का अधिकार छीन लिया था? तो लॉर्ड बेलजली ने। कौन? तो लॉर्ड बेलजली के द्वारा कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी से राजगद्दी के अधिकार छीन लिया था। उसके कर्नाटका के जो मोहम्मद अली थे, वहाँ के शासक, उनको से लॉर्ड बेलजली ने कर्नाटक की अधिकार छीन लिया था। और नेक्स्ट है रुहेलखंड। रुहेलखंड है जो गंगा की घाटी में स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने। बीर दाऊद और अली मोहम्मद खान के द्वारा रुहेलखंड की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? तो बीर दाऊद और अली मोहम्मद खान के द्वारा। और स्वतंत्र फारूकाबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद खां बंगस ने। स्वतंत्र फारूकाबाद राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मोहम्मद खां बंगस ने। और नेक्स्ट करिए पंजाब है जो रणजीत सिंह के द्वारा किया गया था। पंजाब रणजीत सिंह के द्वारा 1792 से 1839 में किया गया था। और रणजीत सिंह के जन्म कब हुआ था? तो 2 नवंबर 1780 में। 2 नवंबर 1780 में रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। 2 नवंबर 1780 में। और रणजीत सिंह के पिता का नाम था महासिंह। रणजीत सिंह का पिता का नाम महासिंह था। और महासिंह किस मिसल से संबंधित है? सुकर चकिया मिसल से संबंधित है। रणजीत सिंह का पिता का नाम महासिंह थी। और इनका जन्म रणजीत सिंह का 2 नवंबर 1780 में हुआ था। रणजीत सिंह की उम्र समय कितनी थी जब उनके पिता का स्वर्गवास हुआ? तो 12 वर्ष के जब रणजीत सिंह थे, तो उनके पिता डेड हो गए थे। और सुकर चकिया मिसल का प्रभुत्व किस क्षेत्र पर था? तो रावी और चिनाब के बीच में सुकर चकिया मिसल का प्रभुत्व में क्षेत्र माना जाता है। रावी और चिनाब नदियों के बीच का जो स्थल होते हैं, उसे सुकर चकिया मिसल के नाम से जानी जाती है। और महासिंह की मृत्यु के बाद शासन का कार्यभार किस माध्यम से होता था? तो प्रति शासन परिषद के माध्यम से होती थी। महासिंह की जब मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद वहाँ के शासन का कार्यभार किस माध्यम से होती थी? तो प्रति शासन परिषद के माध्यम से होती थी। और प्रति शासन परिषद में कौन शामिल थे? तो रणजीत सिंह की माता हो गई, और रणजीत सिंह की सास सदा कौर तथा दीवान लखपत राय। उनकी प्रति शासन परिषद में तीन व्यक्ति शामिल हुए थे। रणजीत सिंह की माता, और दूसरा रणजीत सिंह की सास जो सदा कौर थी, और दीवान लखपत राय। ये तीनों मिलकर प्रति शासन परिषद के रूप में यह चलाती थी। और लाहौर और अमृतसर पर किस मिसल का अधिकार था? तो भंगी मिसल पर। लाहौर और अमृतसर की पर एक मिसल का अधिकार था, तो उसका नाम था भंगी मिसल, जो लाहौर और अमृतसर के स्थल पर चलती थी। और नेक्स्ट करिए, किस वर्ष जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया? तो 1798 में जमान शाह के द्वारा पंजाब पर आक्रमण किया गया, 1798 में। और जमान शाह का चिनाब नदी में गिरी तोपों को निकालकर किसने वापस भेजवाया था? तो रणजीत सिंह ने। जमान शाह की चिनाब नदी पर गिरी तोपों को निकालकर किसने वापस भेजाया था? तो रंजीत सिंह ने। जमान शाह के चिनाब नदी में गिरी तोपों को निकालकर किसने वापस भेजवाया था? रणजीत सिंह ने। और किस वर्ष ने रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया? तो 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। और नेक्स्ट करिए, पंजाब का राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर है पंजाब का राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। और पंजाब की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? तो अमृतसर की। पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। और रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार 1799 में किया था। और पंजाब की धार्मिक राजधानी अमृतसर। राजनीतिक पूछेगा तो लाहौर, और धार्मिक पूछेगा तो अमृतसर। रणजीत सिंह को कोह-ए-नूर हीरा किसने भेंट किया था? तो अहमद शाह अब्दाली के पौत्र शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोह-ए-नूर हीरा भेंट में दिया था। अहमद शाह अब्दाली के पुत्र शाह शुजा के द्वारा
रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया गया था। और अमृतसर के संधि किसके बीच हुआ था? तो चार्ल्स मेडकॉफ और रंजीत सिंह के बीच में हुआ था। चार्ल्स मेडकॉफ और रंजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। और नेक्स्ट कह रही है कि महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई? तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के माध्यम से अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों के एक निगाह से दिखूं, इसलिए मैंने मेरा दूसरी आँख की रोशनी छीन ली? महाराजा रंजीत सिंह का यह कथन है। और किन किन फ्रांसीसी यात्रियों ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी? तो विक्टर जाकमा ने कहा था कि रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया था, और यह फ्रांसीसी यात्री थी विक्टर जाकमा। और नेक्स्ट करिए कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़क सिंह है जो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी बना था, खड़क सिंह। और सिख राज का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह, जो 1843 से 49 के बीच में रहा था। जो सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दिलीप सिंह था। और पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु हो गई थी 23 अक्टूबर 1893 में। कहाँ हुई थी? तो पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु हो गई थी पेरिस में हुई थी। कहाँ पे? फ्रांस के पेरिस में महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु हो गई थी 23 अक्टूबर 1893 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 के 46 ईस्वी के बीच में हुआ था। आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में। और लाहौर की संधि कब और किसके मध्य हुआ था? तो मार्च 1846 में सिखों एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था। लाहौर की संधि 1846 में ईस्वी में हुआ था, सिखों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और भैरोगल की संधि कब हुआ था? 1846 में भैरोगल का संधि हुआ था। 1846 में भैरोगल का संधि हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था, जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का प्रथम गवर्नर जनरल था। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1848 से 49 ईस्वी के बीच में द्वितीय आंग्ल युद्ध हुआ था, 1848 से लेकर 1849 के बीच में। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। पहला में कौन था? पहला आंग्ल सिख युद्ध में पहला सिख युद्ध में लॉर्ड हार्डिंग था, दूसरा में लॉर्ड डलहौजी। आंग्ल सिख लॉर्ड हार्डिंग था और दूसरा में डलहौजी। दोनों में ड है, यानी हार्डिंग और डलहौजी दोनों क्या था? तो प्रथम और दूसरा सिख युद्ध में शामिल हुआ था। और चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? तो चिलियावाला का युद्ध हुआ था चिलियावाला का युद्ध हुआ था कब? चिलियावाला का युद्ध हुआ था चिलियावाला का युद्ध हुआ था 1849 में। कब हुआ था? तो 1849 में चिलियावाला का युद्ध हुआ था। कब? 1849 में चिलियावाला का युद्ध हुआ था। और नेक्स्ट करिए कि पंजाब का राज्य विलय ब्रिटिश राज में कब किया गया था? तो पंजाब का विलय किया गया था 1849 में। ब्रिटिश राज में विलय किया गया था पंजाब को 1849 ईस्वी में। पंजाब का विलय करने के बाद राजा दिलीप सिंह को कहाँ भेजा गया था? तो इंग्लैंड में भेजा गया था। पंजाब के विलय करने के बाद राजा दिलीप सिंह को भेजा गया था इंग्लैंड में। और नेक्स्ट करिए कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 सदस्यों की समिति कौन कौन थे? तो हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेविन मॉन्सेल। हेनरी लॉरेंस थे, एक जॉन लॉरेंस थे और चार्ल्स ग्रेविन मॉन्सेल थे, जो पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 सदस्यों की समिति बैठी थी। उसमें शामिल हुए थे हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस और ग्रेविन मॉन्सेल थे, जो पंजाब के विलय में शामिल हुए थे। और नेक्स्ट करिए कि अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो राजा दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, राजा दिलीप सिंह से। और दिलीप सिंह से क्या हुआ? कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। और सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई थी। अमृतसर की संधि में 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में हुई थी। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। और सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई थी। और लुधियाना एक अंग्रेजी सेना रखी गई थी, जिसे रंजीत सिंह इस तरह आक्रमण न कर सकें। लुधियाना क्या थे? तो लुधियाना एक अंग्रेजी सेना रखी गई थी। लुधियाना में क्या रखा गया था? तो अंग्रेजी सेना रखी गई थी और इसे रंजीत सिंह इस तरह आक्रमण न कर सकें। और सतलज के पूरब में राज्यों का अंग्रेजों के पास चला गया था। सतलज के पूरब में राज्यों कहाँ चला गया था? अंग्रेज के पास। और उपयुक्त धाराओं का उल्लंघन करने पर अथवा मित्रता के सिद्धांत तोड़ने पर
यह संधि निष्प्रभावी समझी जाएगी। और यह कथन कहा गया था कि यदि राजा दिलीप सिंह अपने नियमों का उल्लंघन करते हैं तो यह निष्प्रभावी समझा जाएगा। और रणजीत सिंह के द्वारा विजित क्षेत्र मुल्तान पर जीते थे 1818 में। रणजीत सिंह के द्वारा जीता गया था 1818 में। और कश्मीर 1819 में और पेशावर 1834 में रणजीत सिंह द्वारा जीते गए थे। 1818 में मुल्तान जीता गया था, कश्मीर 1819 में और पेशावर 1834 ईस्वी में जीता गया था। और रणजीत सिंह गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक से कब और कहाँ मिले थे? तो 1831 ईस्वी में रोपड़ में मिले थे। रणजीत सिंह गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक से कब और कहाँ मिले थे? तो 1831 ईस्वी में रोपड़ में मिले थे। 1831 में विलियम बेंटिक से मिले थे कौन? राजा रणजीत सिंह 1831 ईस्वी में। और 1838 में त्रिपक्षीय संधि किसके बीच हुई थी? तो ऑकलैंड और रणजीत सिंह और शाहसूजा के मध्य हुआ था त्रिपक्षीय संधि। सिखों के द्वारा त्रिपक्षीय संधि कब हुई थी? तो 1838 में हुई थी। और ऑकलैंड, रणजीत सिंह और शाहसूजा के मध्य हुआ था और त्रिपक्षीय संधि हुई थी। और रणजीत सिंह का प्रशासन के बारे में दिया गया। तो रणजीत सिंह है जो सरकार के किसी नाम से जाना जाता था, वो खालसा सरकार के नाम से जाना जाता था। रणजीत सिंह की सरकार खालसा सरकार के नाम से जानी जाती थी। और रणजीत सिंह के प्रशासन में कितने मंत्रियों का सहयोग था? तो 5 मंत्रियों का सहयोग था। रणजीत सिंह के शासन में 5 मंत्रियों सहयोग किया करता था। और मुख्यमंत्री को राजा ध्यान सिंह थे और विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन थे। और मुख्यमंत्री राजा ध्यान सिंह थे और रक्षा मंत्री दीवान मोहक्कम चंद्र और दीवान चंद्र मिश्र हरीश सिंह नलवा। और अर्थ मंत्री कौन था? तो रणजीत सिंह के शासनकाल के दौरान अर्थ मंत्री भगवान दास थे और दीवान मोहक्कम चंद्र और दीवान चंद्र और हरीश सिंह नलवा ये रक्षा मंत्री थे। और सदर ए डेवढ़ी के नाम से इनकी राज दरबार में मंत्री रहते थे। एक अर्थ मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और मुख्यमंत्री रहते थे रणजीत सिंह के दरबार में। पंजाब के डोगरे सामंतों के किन 3 भाइयों को राजा की उपाधि दिया गया था? तो पंजाब के डोगरे सामंतों के 3 भाइयों के राजा को उपाधि दिया गया था, ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेता सिंह। ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेता सिंह को पंजाब के डोगरे सामंतों को 3 भाइयों को राजा की उपाधि दिया गया था। और रणजीत सिंह के प्रशासन में कितने प्रशासकीय विभाग कार्यरत थे? तो टोटल प्रशासकीय विभाग में रणजीत सिंह के शासनकाल के दौरान टोटल 12 कार्यरत प्रशासकीय विभाग थे, टोटल 12 और इसमें जोड़ते हैं कौन कौन है? दफ्तर अबाब उल माल, यह इस विभाग में भू राजस्व और अपने आय स्रोतों का विवरण होता था। दफ्तर अबाब उल माल में क्या होती थी? तो अपने भू राजस्व एवं अन्य आय का स्रोत का विवरण या ब्यौरा रहता था कि कहाँ कहाँ से पैसा आता है, उसे दफ्तर अबाब उल माल कहा जाता था, अबाब उल माल। और एक था दस्तर तोहिजात, इस विभाग में राज परिवार के व्यय आदि का व्यवस्था किया जाता था। दफ्तर तोहिजात में क्या होती थी? तो राज परिवार के व्यय के आदि की व्यवस्था किया जाता था दफ्तर तोहिजात में। और दफ्तर रोज नामचा में क्या होती थी? तो राजा के प्रतिदिन का व्यय रखता था। दफ्तर रोज नामचा में राजा के प्रतिदिन का व्यय का ब्यौरा रहता था। और दफ्तर मावाजाम में विभाग सैनिक और असैनिक कार्मिकों का वेतन का हिसाब रखा जाता था। दफ्तर मावाजाम में सैनिकों का वेतन और असैनिकों के कार्मिकों का वेतन का वर्णन रहता था। और नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए और नेक्स्ट करिए कि प्रांतों में सिख साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था? सूबा के नाम से जाना जाता था। जो प्रांतों में बांटे गए सिख राज्यों को किस नाम से जाना जाता था? तो सूबा के नाम से। और रणजीत सिंह के प्रशासन में कुल कितने सूबा प्रमुख थे? तो टोटल 4 सूबे प्रमुख थे, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर। लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर था जो रणजीत सिंह के प्रशासन काल में 4 सूबे प्रमुख थे टोटल। और प्रत्येक सूबे का अधिकारी क्या कहलाता था? तो प्रत्येक सूबे का अधिकारी नाजिम कहलाता था। और सूबे का बंटवारा किसमें किया गया था? तो सूबे का बंटवारा परांगने में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो परांगने में
किया गया था। सूबे के बंटवारा प्रांगण में किया गया था और टोटल सूबा 4 थे और प्रांगण में टोटल डिवाइड किया जाता था। प्रांगण के प्रमुख कौन होता था? तो टैक्सदार, जो टैक्स करदार थे, जो कर देते थे, उसे प्रांगण का प्रमुख बनाया जाता था। और करदार का मुख्य कार्य क्या होता था? शांति व्यवस्था के साथ राजस्व की एकत्रित करना। जो शांति व्यवस्था के साथ राजस्व को एकत्रित करता था उसे कारदार कहा जाता था। और प्रांगणों का बंटवारा किसमें किया गया था? तो तालुक में किया गया था। प्रांगणों का बंटवारा किसमें किया गया था? तो तालुक में किया गया था। और प्रत्येक तालुक में कितने मौजे या गांव थे? तो टोटल 50 से 100 गांव आते थे। प्रत्येक तालुका में कितने गांव आते थे? तो टोटल 50 से 100 गांव आती थी। और प्रशासन की सभी छोटी इकाई कौन थी? तो मौजे या गांव। मौजा या गांव जो प्रशासन की क्या होती थी? तो छोटी इकाई होती थी, उसे मौजा या गांव कहा जाती थी। और रणजीत सिंह के प्रशासन का राजस्व का प्रमुख स्रोत का क्या था? तो भू राजस्व थी। भू राजस्व था रणजीत सिंह शासन का सबसे प्रमुख राजस्व व्यवस्था थी भू राजस्व। और भू राजस्व का उत्पन्न उपज का कितना प्रतिशत राज्य द्वारा लिया जाता था? 33 से 40% के मध्य लिया जाता था, यानी 3/10 लिया जाता था। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि प्रारंभ में भू राजस्व व्यवस्था किस प्रथा पर आधारित थी? तो रणजीत सिंह के शासनकाल के दौरान प्रारंभ में बटाई प्रथा पर आधारित थी प्रारंभ में, और बाद में बटाई प्रथा का प्रचलन कब तक चलता रहा? तो ये 1823 तक चलता रहा। और 1824 से 34 ईस्वी तक भू राजस्व की कौन सी व्यवस्था प्रचलन की थी? तो कनकुत व्यवस्था। राजा दिलीप सिंह के द्वारा भू राजस्व की कौन सी व्यवस्था प्रचलन किया गया था? तो कनकुत व्यवस्था थी, जो राजा के द्वारा शुरू किया गया था। और कनकुत व्यवस्था भू राजस्व की वसूली किस प्रकार से की जाती थी? तो इसमें वसूली उपज को आधार बनाकर नगद ली जाती थी। वसूली को क्या किया जाता था? उपज को आधार बनाकर नगद ली जाती थी। और नीलामी योजना का क्या प्रावधान किए गए थे? तो इसमें इस योजना में 3 वर्ष से 6 वर्ष के लिए कर वसूली का अधिकार ऊंची बोलने वाले को दिया जाता था। जो ऊंची बोली दिया जाता था उसे को क्या दिया जाता था? तो नीलामी योजना का प्रावधान का अंग बनाया जाता था। और नेक्स्ट है सैन्य प्रशासन। जो सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता था? तो रणजीत सिंह के भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता था? तो रणजीत सिंह के पास जाती थी। जो भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता था? तो रणजीत सिंह के ही जाता था। और फौज एक खास या फौज आइन किस प्रकार की सेना है? तो नियमित सेना थी फौज एक खास और फौज ए आइन। और फौज एक खास का विभाजन किया गया था तो घुड़सवार, पैदल और तोपखाने में। फौज एक खास 2 भागों में बांटा गया था, जो एक घुड़सवार पैदल थे और एक तोपखाने में। और 1822 ईस्वी में नियमित घुड़सवारों को प्रशिक्षित करने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो फ्रांसीसी सेनापति एलार्डे को रणजीत सिंह के यानी सिख संप्रदाय में शामिल किया गया था। घुड़सवारों को प्रशिक्षित करने के लिए शामिल किया गया था फ्रांसीसी सेनापति कौन था? एलार्ड को। रणजीत सिंह के घुड़सवारों को देखकर किसने कहा था कि यह संसार की सबसे सुंदर फौज है? लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा कहा गया था कि रणजीत सिंह के घुड़सवारों को देखकर किसने कहा था कि संसार की सबसे सुंदर फौज है? लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा 1838 में कहा गया था। और नियमित पैदल सेना की प्रशिक्षित करने के लिए किसकी नियुक्ति किए गए थे? तो इटालियन के सेनापति कौन था? बंतूरा। इटालियन का सेनापति बंतूरा था, जो नियमित पैदल सेना को प्रशिक्षित करती थी। और इसने रणजीत सिंह ने इसे नियुक्ति किया था बंतूरा को, जो इटालियन था। और तोपखाने का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो इलाही बख्श को। इलाही बख्श को तोपखाने का प्रमुख नियुक्त किया गया था। इलाही बख्श को। गोला बारूद तोपखाने बनाने के कारखाने कहाँ लगवाए गए थे? तो लाहौर और अमृतसर में। लाहौर और अमृतसर में गोला बारूद और तोपखाने बनाने के कारखाने लगवाए गए थे, लाहौर और अमृतसर में। और फौज ए बेकवायद किस प्रकार की सेना होती थी? तो फौज ए बेकवायद एक अनियमित सेना थी, जो फौज ए बेकवायद के नाम से जानी जाती थी, जिसे अनियमित सेना का दर्जा दिया गया था। और सूबे में सबसे उच्च न्यायालय किसका होता था? तो नाजिम का था। जो सूबे में सबसे उच्च न्यायालय किसका होता था? तो नाजिम का होता था। और अदालत ए आला यानी सबसे ऊंचा न्यायालय कहाँ स्थित थी? तो लाहौर में स्थित थी।
अदालत ए आला यानी सबसे ऊंचा न्यायालय कहाँ स्थित थी? तो रणजीत सिंह के शासनकाल के दौरान सबसे ऊंचा न्यायालय लाहौर में थी। और रणजीत सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1839 में हुई थी। और रणजीत सिंह के बारे में किसने कहा था कि सारे पंजाब में उससे क्रूप और भद्दा व्यक्ति नहीं? तो बैरन ह्यूगल के द्वारा कहा गया था कि सारे पंजाब में उससे क्रूप यानी उससे क्रूप और भद्दा व्यक्ति कोई नहीं, बैरन ह्यूगल ने कहा था। और रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी बना था खड़क सिंह। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बना था? तो खड़क सिंह। और यहाँ 1857 की स्वतंत्रता संग्राम दिया गया। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश राज की नीति थी और साम्राज्य की नीति। और भारत में प्रथम संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण अंग्रेज के धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह के कारण प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का यह कारण था। और सिपाही विद्रोह 1857 में प्रथम चिंगारी कहाँ से भड़की थी? तो मेरठ से। और अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाले एनफील्ड राइफल कहाँ शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में। और दिसंबर 1856 ईस्वी में जो चर्बी भरी कारतूस को चलाने के लिए एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था, दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे? तो बैरकपुर विद्रोह से, जो 29 मार्च 1857 से मंगल पांडे जो इस विद्रोह में जुड़े थे, 29 मार्च 1857 में जुड़े थे और बैरकपुर विद्रोह से यह जुड़े थे। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री में सिपाही थे? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो 6वीं कंपनी थी, चौथवी यानी 34वां नंबर के बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, जो 6 नंबर की कंपनी थी, जो मंगल पांडे इसी इन्फेंट्री से जुड़े हुए सिपाही थे, 34वें रेजिमेंट के थे। और 34वें नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? तो सार्जेंट मेजर पर जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जवान मंगल पांडे ने गोली चलाई, सर्जेंट मेजर पर चलाए थे। और 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना क्या थी? तो सैनिकों का दिल्ली का लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी कि सैनिकों के द्वारा दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 11 मई 1857 तक दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। और 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या थी? तो कमल और रोटी थी। और 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं को असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? तो ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां। 1857 में विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण थी कि ईसाइयों के धर्म का प्रचार बढ़ती गतिविधियों के कारण हुई थी। और 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे? तो लेफ्टिनेंट जॉन बेनेट हैरिस थे, जो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे। जॉन बेनेट हैरिस थे, जो 1857 के विद्रोह के समय में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? तो जॉन बेनेट थे, जो बैरकपुर में विद्रोह के समय यह जॉन बेनेट को यह नियुक्त किया गया था, जॉन बेनेट। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बख्त खान को बहादुर शाह के द्वारा साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया था, बख्त खान को, जो 1857 के विद्रोह के दौरान यह खिताब दिया गया था। किसने लखनऊ में 1857 का नेतृत्व किया था? तो बिजरिस कादिर ने क्या किया? तो 1857 ईस्वी में लखनऊ में यह नेतृत्व किए थे बिजरिस कादिर ने। और 1857 का विद्रोह लखनऊ के नेतृत्व में आगे बढ़ा था बेगम ऑफ अवध था, जो विद्रोह में 1857 का विद्रोह लखनऊ में हुआ था। और बेगम ऑफ अवध जो बेगम ऑफ हजरत महल के नाम से जाने जाते थे, जो 30 मई 1857 में यह लखनऊ में इसका विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह था, जो फैजाबाद में स्थित है। जो फैजाबाद में कट्टर दुश्मन था, अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान सबसे कट्टर दुश्मन माना जाता था मौलवी अहमदुल्ला था, जो अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन माने जाते थे। और यह फैजाबाद से यह विद्रोह कर रहे थे, कहाँ से? फैजाबाद से।
अहमदुल्ला फैजाबाद में 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना किए थे? तो अहमदुल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 में फैजाबाद में इसने क्या किया, समांतर सरकार की स्थापना की गई थी, समांतर सरकार की स्थापना किए थे। और 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजी रेजिडेंसी रक्षा करते हुए किन अधिकारियों का मृत्यु हो गई थी? तो जनरल नील और जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस का। जो 1857 के दौरान लखनऊ में जब अंग्रेजी रेजिडेंस की रक्षा करते हुए किन अधिकारियों का मृत्यु हो गई थी? तो लखनऊ में मृत्यु हुआ था जनरल नील की और जनरल हैवलॉक की और सर हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी। और 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? तो जेम्स ऑट्रम था, जो 1857 में अवध के चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया था, जेम्स ऑट्रम। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजी द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में कौन कौन सा जनरल घायल हुआ था? सर जॉन निकलसन। 1857 को अंग्रेज द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में कौन सा जनरल घायल हुआ था? तो जनरल जॉन निकलसन, जनरल जॉन निकलसन था जो घायल हुआ था। जनरल जॉन निकलसन था जो 1857 में अंग्रेजी द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में कौन सा घायल हुआ था? जनरल जॉन निकलसन। बनारस के विद्रोह के दमन किसने किया था? तो कर्नल नील के द्वारा बनारस में 1857 की क्रांति में बनारस का दमन किया था, कर्नल नील के द्वारा। और 1857 के संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो दिल्ली को। 1857 के संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने किन्हें पुनः अधिकृत किया था? तो दिल्ली को। 20 सितंबर 1857 में कैल निकलसन के द्वारा सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो सबसे पहले दिल्ली को 1857 क्रांति के दौरान अधिकृत किया था 20 सितंबर 1857 में, और यह अधिकृत किया गया था निकोलसन के द्वारा। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब के द्वारा किया गया था। और 1857 में गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? तो सर ह्यू व्हीलर था जो कानपुर में अंग्रेज का कमांडिंग ऑफिसर था। 1857 क्रांति के दौरान कानपुर में सर व्हीलर था। और कानपुर में नाना साहब के पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कब किया था? तो 5 जून 1857 में किया गया था। कानपुर में नाना साहब की पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा किया था 5 जून 1857 ईस्वी में। और नाना साहब को धोधू पंत कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब धोधू पंत कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और नेक्स्ट करिए, नाना साहब का कमांडिंग इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे था, जो नाना साहब का कमांडिंग इन चीफ था, तात्या टोपे। और 1857 के क्रांतिकारी के दौरान तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था, जो तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। और 1857 के विद्रोह में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा वर्दी बनाकर मार दिया गया था? तो तात्या टोपे को क्या किया गया? तो 1857 के विद्रोह के क्रांति के दौरान उसके मित्र ने धोखा दे दिया और जिसे अंग्रेजों द्वारा वर्दी बनाकर क्या किया गया? तो बंदी बनाकर मार दिया गया था तात्या टोपे को। और मित्र था कौन? मानसिंह। इसके मानसिंह के द्वारा क्या किया? धोखा दिया गया था। और तात्या टोपे की फांसी कब दी गई थी? तो 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, 18 अप्रैल 1859 में। और 1857 की क्रांति के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? तो खान बहादुर था, जो 1857 की क्रांति में बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? तो खान बहादुर थे। और नेक्स्ट करिए कि इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली थे, जो 1857 में इलाहाबाद के क्रांति का विद्रोह इलाहाबाद से किए थे लियाकत अली ने। और इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के दमन किसने किया था? तो जनरल नील के द्वारा इलाहाबाद को में क्या किया? तो 1857 के संग्राम को दमन किया था इलाहाबाद में जनरल नील। और 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। यह बनाया गया था किसके द्वारा? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद में बनाई गई थी। और 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म
कहाँ किस स्थल और कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मीबाई का वीरांगना स्थल यह वाराणसी में स्थित थी और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनको क्या हुई थी? तो मृत्यु हो गई थी। यह वाराणसी में स्थित है और 19 नवंबर 1835 में हुई थी। 19 नवंबर 1835 में इनका जन्म हुआ था। और रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका थी और रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किस जनरल का सामना करना पड़ा? तो जनरल हीरोज को, जो 17 जून 1858 में इसको सामना करना पड़ा था। और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था कि भारतीय विद्रोह में यह सोई हुई औरत एक अकेली मर्द थी? भारतीय विद्रोह में यह सोई हुई औरत क्या थी? एक अकेले मर्द के रूप में थी। यह हीरोज के द्वारा कहा गया था। और महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित थी? तो ग्वालियर में स्थित थी। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ? ग्वालियर ही में। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों का सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? तो अवध में थी। जो 1857 में संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों का सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? तो अवध की थी। और 1857 के विद्रोह में किस उर्दू कवि ने देखा था? तो उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब, तो जो 1857 की क्रांति को देखे थे। सुप्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो आगरा में था। जो इनकी जन्म कब हुआ था? तो मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 में हुआ था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 15 फरवरी 1869 में हुई थी। 1869 में मिर्जा गालिब का मृत्यु हो गई थी और 1757 में जन्म लिए थे। और यह कहाँ के निवास स्थल था? इनका घर था, मिर्जा गालिब का घर कहाँ? आगरा में। और 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बाबा वीर कुंवर सिंह। और 1857 के विद्रोह के समय किस जगह शामिल हुए थे? तो बाबा वीर कुंवर सिंह थे, जो आरा में 1857 के विद्रोह के दौरान आरा में शामिल हुए थे। कहाँ? आरा में। और कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में प्रमुख नायक थे। कौन? तो वहाँ के जगदीशपुर बिहार के थे। और पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता राजा पुत्र बाबा वीर कुंवर सिंह थे। और 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र कहाँ था? तो 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई से लेकर 1857 से 20 जनवरी 1858 के केंद्र माना गया था जगदीशपुर को। विद्रोह से बिहार का 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित है? तो पटना, आरा, दानापुर, मुजफ्फरपुर, शाहबाद, जगदीशपुर। पटना, आरा, गया, दानापुर, मुजफ्फरपुर, शाहबाद, जगदीशपुर था। जो यह 1857 के क्रांति के दौरान यह ग्रसित था। और 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित था? तो मुंगेर था। जो 1857 के क्रांति के दौरान यहाँ पे कोई भी क्रांति नहीं हुई थी, मुंगेर में नहीं किया गया था। और वह स्थान जहाँ 1857 में मौलवियों और पंडितों के द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था। तो मौलवियों और पंडितों के समान रूप से बढ़ावा दिया गया था बिहार में। जो 1857 की क्रांति के दौरान मौलवी और पंडितों का समान रूप से बढ़ावा दिया गया था। और बाबा वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेज के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? तो अप्रैल 1858 में अंग्रेज के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी गई थी। अप्रैल 1858 में अंग्रेज और जोधपुर के संयुक्त सेनाओं को पराजित करने वाला कौन थे? तो औवा के ठाकुर कुशल थे, जो सेनाओं को पराजित करने का सर्वाधिक माना जाता था। ठाकुर कुशल। राजस्थान में 1857 के क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र था? तो अजमेर, नीमच और औवा। 1857 की क्रांति का कौन स्थल केंद्र था? तो अजमेर, नीमच और औवा था, जो 1857 के क्रांति के स्थल केंद्र माना जाता था। और राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र नहीं था? तो जयपुर और चित्तौड़गढ़ था, जो 1857 क्रांति के दौरान स्थल केंद्र नहीं था, जयपुर और चित्तौड़गढ़ में। और असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो असम में दीवान मनीराम दत्त था। अंग्रेज की पहली लड़ाई जो 1857 में किसने भाग लिया था? तो बहादुर शाह जफर और रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे, जो आज़ादी के पहले 1857 में भाग लिया था। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह और उधम सिंह। 1857 में भाग नहीं लिया था, तो भगत सिंह और उधम सिंह थे। और यहाँ पे 1857 के विद्रोह और नज़र और दमनकर्ता और नेतृत्वकर्ता के बारे में दिया गया।
तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खां के द्वारा दिल्ली में नेतृत्व किया गया था और यहाँ के दमनकर्ता थे जॉन निकल्सन और हडसन। जॉन निकल्सन और हडसन सबसे पहले यहीं पे दमन किया गया था दिल्ली में। और लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया गया था और यहाँ के दमनकर्ता कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ में कौन थे? तो कॉलिन कैंपबेल थे। और लखनऊ में नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बेगम हजरत महल। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे। और दमनकर्ता कौन थे? तो कैंपबेल के द्वारा कानपुर में दमन किया गया था। और झांसी के और ग्वालियर में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थे और ग्वालियर में तात्या टोपे थे जो जनरल हिरोज के द्वारा झांसी और ग्वालियर में क्या किया? दमन किया गया था हिरोज के द्वारा झांसी और ग्वालियर में। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और यहाँ के दमनकर्ता कैंपबेल थे। और बरेली में खान बहादुर खान के द्वारा क्या हुआ? तो खान बहादुर खान बरेली में नेतृत्व किए थे और यहाँ के दमनकर्ता कौन थे? तो कैंपबेल के द्वारा बरेली में दमनकर्ता के रूप में उभरे थे। और इलाहाबाद में लियाकत अली थे और यहाँ के दमनकर्ता इलाहाबाद में कर्नल नील के द्वारा क्या किया गया? तो दमन किया गया था कर्नल नील के द्वारा इलाहाबाद में। और जगदीशपुर में बाबा वीर कुंवर सिंह के द्वारा यह नेतृत्व किया गया था और जो बिहार में पड़ती। और मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर बिहार में दमनकर्ता कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में दमनकर्ता मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर और विलियम टेलर था। और कोटा में कौन था? तो जयदयाल और हरदयाल। कोटा यानी राजस्थान में नेतृत्व करता था जयदयाल और हरदयाल। और असम में मनीराम दत्त और कोटा में जयदयाल और हरदयाल। मथुरा से 1857 के विद्रोह के नेतृत्व प्रदान किया था देवी सिंह ने। मथुरा से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? तो देवी सिंह के द्वारा मथुरा में से नेतृत्व किया गया था मथुरा से देवी सिंह के द्वारा। और नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान इंदौर में अंग्रेज के साथ किसने संघर्ष किया था? तो सादत खान थे जो इंदौर में अंग्रेजों के साथ सर्वाधिक संघर्ष किए थे। सादत खान, इंदौर से सादत खान। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था? तो ग्वालियर के राजा सिंधिया था जो अंग्रेजों के 1857 के क्रांति के दौरान सबसे अधिक सहायता दिया था। और नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि यदि सिंधिया में विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा। तो लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया के राजा भी इस युद्ध में सम्मिलित हो जाते हैं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। यह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कहा गया था। और 1857 के विद्रोह में किन वर्गों ने भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदार वर्ग के थे जो 1857 के विद्रोह के दौरान नहीं भाग लिए थे। और 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग लिया था? तो कृषक और खेतिहर मजदूर थे जो सभी भाग लिए थे, कृषक, खेतिहर, मजदूर। और 1857 किस भारतीय वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी? तो शिक्षित और मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ बनाए रखा था, शिक्षित और मध्यम वर्ग ने। और 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था जो 1856 से 62 के बीच में हुआ था। और 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाम एस्टन थे जो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, पाम एस्टन थे। और 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किसके कारण से असफल रही थी? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी या भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी और भारतीय राजाओं में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और ब्रिटिश सिपाहियों ने कहीं अच्छे सुसज्जित और संगठित थे। अंग्रेज राजपूतों में 1857 के विद्रोह के दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, जिसके कारण राजपूते राज्य में 1857 का विद्रोह दबाने में सफल हो गए। और किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली का मृत प्राय बना दिया था? तो 1857 की क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृत पर्याय बना दिया गया था। 1857 की क्रांति के दौरान हुई थी।
और संग्राम के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था कि 1857 की क्रांति है जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का संज्ञा दिया था बी.डी. सावरकर ने। और किस ब्रिटिश प्रशासक या राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो डिज़रायली के द्वारा क्या कहा गया? तो 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह है। और यह किसका कथन है? तो डिज़रायली के द्वारा यह कहा गया था। और किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद या धर्म युद्ध का संज्ञा दिया था? तो मौलाना अहमदुल्ला के द्वारा जिहाद या धर्म युद्ध का संज्ञा दिया गया था। 1857 की क्रांति के दौरान जिहाद या धर्म युद्ध का संज्ञा अहमदुल्ला के द्वारा कहा गया था। और डॉक्टर R.C. मजूमदार की कूट आलोचना हुई और जिसके अनुसार विचारानुसार कहा गया था कि सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण से सहानुभूति था। समान जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। और यह कहा गया था मजूमदार के द्वारा। और भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद खान थे, जो 1859 में एक बुक में लिखा था विप्लव के कारणों का, यानी लड़ाइयों के कारणों के बारे में लिखे थे सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया था। और 1857 ईस्वी के महाविद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित करके बर्मा रंगून में भेजा गया था। और वहीं पे इनका बहादुर शाह द्वितीय का मृत्यु हो गया था। और नाना साहब 1859 ईस्वी में कहाँ चले गए थे? तो नेपाल चले गए थे। नाना साहब 1859 में नेपाल चले गए थे। असबाबे बगावत हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? तो असबाबे बगावत हिंद पुस्तक सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया था। और 1859 में इस विद्रोह 1859 में यह पुस्तक लिखी थी। और 1857 विद्रोह ईस्वी पर लिखा गया था। असबाबे बगावत हिंद लिखा गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। और किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 के प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम थी और न ही राष्ट्रीय थी और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह R.C. मजूमदार ने कहा गया था कि 1857 एक प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम थी और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह मजूमदार के द्वारा कहा गया था। और द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवेलियन ऑफ 1857 नामक किसने पुस्तक लिखी थी? तो R.C. मजूमदार के द्वारा लिखी गई थी। R.C. मजूमदार के द्वारा द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 नामक बुक लिखी गई थी R.C. मजूमदार के द्वारा। और 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो जेम्स ऑल्ट्रम और W. टेलर के द्वारा कहा गया था कि एक षड्यंत्र था अंग्रेजों के विरुद्ध एक षड्यंत्र। ऑल्ट्रम और टेलर के द्वारा यह बात कही गई थी कि अंग्रेजों के विरुद्ध एक षड्यंत्र था। जेम्स ऑल्ट्रम और W. टेलर के ने बोला था। और नेक्स्ट है आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्वानों में से किसने 1857 के आंदोलनों के दौरान विद्रोही पर काम नहीं किया है? 1857 के आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर काम नहीं किया। तो राजत कांतरे ने कहा था कि यह 1857 का विद्रोह जो ग्रामीण विद्रोह पर काम नहीं किया गया था। और यह राजत कांतरे ने कहा गया था। और कलात्मक और साहित्यात्मक सृजनशीलता पर काम किए थे। और किस विद्वान ने इस बात को विरोध किया था कि 1857 का विद्रोह का प्रमुख कारण एक कृषि समाज की बेचैनी थी? जो रंजीत गुहा ने कहा था कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारणों में से एक कृषि समाज की बेचैनी थी, जो रंजीत गुहा के द्वारा कहा गया था। और किसके अनुसार यह कथन कहा गया था केवल सैनिक विद्रोह था? तो उसमें सीले और जॉन लॉरेंस के द्वारा कहा गया था कि यह 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह है। सीले और जॉन लॉरेंस के द्वारा कहा गया था। और एक पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही कोई सर्वसाधारण समर्थन प्राप्त था। तो जॉन सीले के द्वारा कहा गया था कि कोई जिसमें न तो कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। यह जॉन सीले के द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान कहा गया था। 1857 के विद्रोह के संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। जॉन सीले किसके अनुसार यह एक
स्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। जॉन सिले के द्वारा यह बात कही गई थी। और यह 1857 के विद्रोह के बारे में बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध किसने कहा था? तो टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था कि 1857 का क्रांति जो बर्बरता और सभ्यता के बीच में का युद्ध है, और यह टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया था। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो एस.एन. सेन थे, जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार माने जाते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो एस.एन. सेन थे। और 1857 की घटना का प्रारंभ में धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ, और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। और यह किसने कहा था? एस.एन. सेन के द्वारा कहा गया था कि प्रारंभ में धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ, और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। और यह एस.एन. सेन के द्वारा यह कहा गया था। और इस मिसाल में हमें मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। और ये चीसन का यह कथन किस घटना से संबंधित थी? तो 1857 के विद्रोह से था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। और एचिंसन के द्वारा यह कथन कहा गया था कि 1857 की क्रांति के दौरान हिंदू और मुस्लिम में भिड़ा नहीं पाए थे। और 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज का नव गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो 1857 की क्रांति के लिए दमन के लिए पील आयोग की गठन किया गया था, जो जुलाई 1858 मेजर जनरल जोनाथन पील के द्वारा ये पील आयोग के गठन किया गया था, जोनाथन पील के द्वारा। और विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया था? तो पर्वतीय क्षेत्र, गोरखा और पंजाब एवं उत्तर प्रांत से। ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह के बाद सिपाहियों का चयन किस प्रांतों से किया था? तो पर्वतीय क्षेत्र, जिन्हें गोरखा कहा जाता है, और पंजाब एवं उत्तर प्रांत से ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल किया गया था। और महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज का नियंत्रण लेने की घोषणा कब किया था? तो 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के रूप में नियंत्रण लेने की घोषणा किए थे 1 नवंबर 1858 में। और सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को दिए गए आश्वासन को पूरा किया था। रियासत को हड़पने की नीति को त्याग दिया गया था। और 1858 की क्रांति के दौरान क्या हुआ? तो देशी रियासतों को हड़पने की नीति को त्याग दिया गया था इस क्रांति के दौरान के बाद। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो महारानी का जो 1 नवंबर 1858 का घोषणा पत्र था, किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। और यह कहाँ सुनाया था? तो दिल्ली में सुनाया था। और अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित किस घोषणा के द्वारा किया गया था? तो 1858 के सम्राज्ञी के घोषणा के अनुसार कहा गया था कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित करने की घोषणा किया गया था। तो 1858 की सम्राज्ञी घोषणा पत्र में यह बात कही गई थी। और 1857 के से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना के देश में क्या अनुपात थी? तो 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना के देश में 1:5 हो गई थी। भारतीय सेना की 1:5 हो गई थी। और 1800 इतिहासकार मत कहते हैं कि यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम थी। तो यह बी.डी. सावरकर द्वारा कहा गया था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था बी.डी. सावरकर ने। और यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह न कि सिपाही विद्रोह, बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा। सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। सर जॉन लॉरेंस ने कहा कि सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कोई विद्रोह नहीं है। सर जॉन लॉरेंस ने कहा था यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था।
यह पूर्णतः किया थी। तो देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, सीले ने यह बात कही थी। और अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा कहा गया था कि अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा यह बात कही गई थी। और यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष किसने कहा था? तो टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था कि सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष है, टी.आर. होम्स ने कहे थे। और धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध था, किसने कहा था? तो L.I.R. रीज के द्वारा यह कहा गया था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध था, रीज के द्वारा यह बात कही गई थी। सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था, यह एस एन सेन के द्वारा कहा गया था। यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था, यह एस एन सेन के द्वारा कहा गया था। विद्रोही विदेश शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने के लिए देशभक्तिपूर्ण प्रयास किसने किया था? तो बिपिन चंद्र के द्वारा 1857 के विद्रोही विदेश शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास किया था, तो बिपिन चंद्र के द्वारा किया गया था। मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया था, तो जेम्स ऑट्रम के द्वारा कहा गया था कि एक मुस्लिम षड्यंत्र था और जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया था, और यह जेम्स ऑट्रम के द्वारा यह बात रखी गई थी। और सन 57 में का विद्रोही सिपाही विद्रोह का नहीं है। खैर कि 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता के संगठित संग्राम था। यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि यह 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निर्मित भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। यह जवाहरलाल नेहरू का कथन है। और 1857 के विद्रोह के संबंध में प्रमुख पुस्तकें दिए गए तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस AD 57 बी डी सावरकर के द्वारा लिखा गया था, और द AD 57 ग्रेट रिवोल्ट एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया था। AD 57 ग्रेट रिवोल्ट एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया था। द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 R.C. मजूमदार के द्वारा लिखा गया था। द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखा गया था R.C. मजूमदार के द्वारा। द फर्स्ट एंड इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 के बीच में कॉल्समार्क और फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा लिखी गई थी। तो फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से लेकर 1859 के बीच में लिखी गई थी। और द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट कहा गया था, सर सैयद अहमद खां के द्वारा कहा गया था कि द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के रूप में यह बुक लिखे थे सर सैयद अहमद खां। और द पीजेंट एंड द राज पुस्तक किसने लिखी थी? तो रॉस्किन थॉमस स्टॉक्स के द्वारा लिखी गई थी। द पीजेंट एंड द राज पुस्तक लिखी गई थी। रस्किन थॉमस जो 1857 के दौरान यह पुस्तक लिखी गई थी। द हिस्ट्री ऑफ सिपाही वॉर इन इंडियन पुस्तक लिखी गई जॉन विलियम कावे के द्वारा। द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया लिखा गया था विलियम कावे के द्वारा। असबाब बगावत सर सैयद अहमद द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक लिखा गया था अशोक मेहता के द्वारा। सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज लिखा गया था एस.बी. चौधरी के द्वारा। सिविल रिवेलियन इन द म्यूटनीज पुस्तक लिखा गया था एस.बी. चौधरी के द्वारा। और इसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद एक नील किरसक विद्रोह हुआ था। कब? तो यह 1857 के विद्रोह के ठीक बाद हुआ था 1859 में। कब हुआ था? तो नील विद्रोह 1859 में एक नील विद्रोह हुआ था। शुरू करते हैं नील विद्रोह तो नील विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ था? तो नील उपद्रव हुआ था। और 1857 के बाद नील उपद्रव हुआ था। जो नील उप आंदोलन के पहली घटना बंगाल के नादिया जिले में स्थित थी, जो गोविंदपुर गांव में कब घटित हुई थी? तो सितंबर 1859 में। सितंबर 1859 में नील आंदोलन की पहली घटना हुई थी। और यह बंगाल के नादिया जिले से नील विद्रोह उत्पन्न हुई थी। बंगाल के नादिया जिले जो गोविंदपुर गांव में यह घटित हुई थी नील विद्रोह, जो सितंबर 1859 में एक गांव से उठी थी, जिसका गांव का नाम है गोविंदपुर, जो बंगाल के नादिया जिले में स्थित है। नील विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो गोविंदपुर गांव से, जो नादिया जिले से थे, जो बंगाल में पड़ती है। नील आंदोलन के स्थानीय नेता कौन थे? दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास थे जो नील विद्रोह के नेता थे। और नील विद्रोह की सफलता के कौन से प्रमुख कारण थे? तो रैयत में अनुशासन और एकजुटता और संगठन एवं सहयोग।
रैयत में अनुशासन था और एकजुटता के रूप में लड़े थे और संगठन बनाकर लड़े थे और एक दूसरे के सहायता करके लड़े थे। और 1859 के विद्रोह जिसे किसान विद्रोह कहा जाता है। नवंबर 1860 में जारी अधिसूचना के अनुसार किसकी खेती के लिए रैयत को मजबूर नहीं किया जा सकता था। तो नील खेती के दौरान यह कहा गया था कि सूचना के अनुसार किसकी खेती के लिए रैयतों को मजबूर नहीं किया जा सकता। किसी की खेती के लिए रैयत को मजबूर नहीं किया जा सकता या नील खेती नहीं किया जा सकता। नील की खेती किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील का खेती का ह्रास हुआ था। तो नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसे अलाव टैक्स होना जिसके कारण यह नील खेती का ह्रास हुआ था। और नील कृषक की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण कौन लिखे थे। तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई थी नील दर्पण। नील दर्पण नील की खेती करने के वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था। यह रचना किसने की थी। तो दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया था। नील आंदोलन का खुला समर्थन कौन सा समाचार पत्र ने किया था। तो हिंदू पैट्रियट ने नील आंदोलन का खुला समर्थन दिया था। हिंदू पैट्रियट ने जिसकी संपादक थे हरीशचंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियट जो हरीशचंद्र मुखर्जी इसका संपादक थे जो नील आंदोलन का खुला समर्थन किए थे। भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह कौन था। तो भारतीय किसानों का सबसे पहला सफल विद्रोह नील विद्रोह था जो सबसे सफल विद्रोह माना जाता है। और किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है। तो बंगाल का नील विद्रोह है जो प्रथम आम विद्रोह के रूप में जाना जाता है। और सन्यासी विद्रोह का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था। और सन्यासी विद्रोह का प्रमुख नेतृत्व करता थे मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी थी जो सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे थे। और तीर्थ स्थलों पर आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के फलस्वरूप उत्पन्न सन्यासी विद्रोह कब तक चला था। तो सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक चली थी। तीर्थ स्थलों पर क्या होती थी। तो आवागमन का प्रतिबंध लगाया जाता था सन्यासियों के द्वारा जिसके कारण यह सन्यासी विद्रोह हुई थी। सन्यासी विद्रोह का हिंदू एवं मुसलमानों दोनों की भागीदारी के कारण किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो सन्यासी विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों दोनों की भागीदारी के कारण माना गया था और इसे एक अन्य नाम दिया गया था फकीर विद्रोह। और किस विद्रोह में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध कर दिया गया था। तो सन्यासी विद्रोह के द्वारा किया गया। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध कर दिया गया था। उल्लेख करके प्रसिद्ध किए थे सन्यासी विद्रोह को आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा या सन्यासी विद्रोह को सफल कर दिए थे। और नेक्स्ट है किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान कर दी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान कर दिए थे। और प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह पर आधारित लिखा गया आनंद मठ में। और सन्यासी विद्रोह के दबाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सन्यासी विद्रोह का दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है सन्यासी विद्रोह का। और नेक्स्ट है खासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो गारो में जयंतिया पहाड़ यानी मेघालय के क्षेत्र में खासी विद्रोह हुई थी। और अंग्रेज के खासी विद्रोह का नेतृत्व करता किसने थे। तो अतिरोध सिंह यानी तीरथ सिंह थे खासी विद्रोह का नेतृत्व करते थे और इसे अतिरोध सिंह के नाम से प्रसिद्ध थे। ऐसे भी तीरथ सिंह के नाम से जाने जाते थे। और नेक्स्ट है बेलूथम्पी विद्रोह। जो बेलूथम्पी विद्रोह का प्रमुख कारण 1805 में बेलजली के द्वारा सहायक संधि द्वारा कठोर शर्तें लागू करने के कारण बेलूथम्पी विद्रोह हुआ था। जो यह 1805 में हुआ था। और इसका प्रमुख कारण माना जाता है कि बेलजली के द्वारा सहायक संधि के दौरान कठोर शर्तों को लागू किया गया था। और बेलूथम्पी विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे। तो त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी ने बेलूथम्पी विद्रोह किए थे। त्रावणकोर के दीवान कौन थे। तो बेलूथम्पी और बेलूथम्पी ने ही बेलूथम्पी विद्रोह किए थे। और बेलूथम्पी विद्रोह में किस सेना ने मदद की थी। तो नायर सेना ने
बेलूथम्पी विद्रोह में मदद किए थे। नायर सेना के द्वारा मदद किया गया था। और बेलूथम्पी ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन कहाँ पर किया गया था? तो केरल में किया गया था। बेलूथम्पी विद्रोह है जो अंग्रेज के विरुद्ध कहाँ किया गया था? तो केरल में यह हुई थी। और नेक्स्ट है बेल्लौर विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो मैसूर के कर्नाटका में हुई थी बेल्लौर विद्रोह। और बेल्लौर का विद्रोह कब हुआ था? तो 1806 ईस्वी में 1806 ईस्वी में बेल्लौर का विद्रोह हुआ था। और बेल्लौर का विद्रोह का प्रमुख कारण सामाजिक एवं धार्मिक एवं रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण बेल्लौर विद्रोह का प्रमुख कारण माना गया कि सामाजिक एवं धार्मिक एवं रीति रिवाजों के हस्तक्षेप करने पर बेल्लौर विद्रोह का प्रमुख कारण माना गया। और बेल्लौर विद्रोह का मुख्यतः किसके द्वारा किया गया था? तो बेल्लौर विद्रोह का मुक्त रूप से किया गया था सैनिकों के द्वारा यह बेल्लौर विद्रोह किया गया था। और बेल्लौर विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो सर जॉर्ज बार्लो के समय में बेल्लौर विद्रोह हुआ था जो 1805 से 7 के कार्यकाल के दौरान में सर जॉर्ज बार्ले के कार्यकाल के दौरान में बेल्लौर विद्रोह हुआ था। और यह मैसूर के कर्नाटका में हुआ था। और नेक्स्ट है भील विद्रोह। भील विद्रोह जो यह हुई थी भील विद्रोह जो महाराष्ट्र के खानदेश में हुआ था। महाराष्ट्र के खानदेश में भील विद्रोह हुआ था जो 1812 से लेकर 1819 तक यह विद्रोह चली थी जो भील विद्रोह के नाम से जानी जाती थी। और अंग्रेज के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया गया था। भील द्वारा क्रांति का प्रारंभ कहाँ गया था? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। भील विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार भील विद्रोह को किसने प्रोत्साहित किया था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं त्र्यंबकम काजी दांगलिया के द्वारा किया गया था। भील विद्रोह का प्रोत्साहित किया गया था पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं त्र्यंबकम काजी दांगलिया के द्वारा यह किया गया था। और 1825 में भीलों ने पुनः किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो सेबरम के विद्रोह में भीलों ने पुनः किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो सेबरम के नेतृत्व में भीलों का विद्रोह पुनः हुआ था। तो 1825 में भीलों का विद्रोह पुनः हुआ था और इसका नेतृत्व करते थे सेबरम। भीलों द्वारा तीसरा विद्रोह कब किया गया था? तो भीलों द्वारा तीसरा विद्रोह 1831 से लेकर 1846 के बीच में। और यह तीसरा विद्रोह था जो 1831 से 46 के बीच में यह युद्ध किया गया था विद्रोह किया गया था जो 1831 से लेकर 1846 के बीच में हुआ था। और नेक्स्ट है बघेरा विद्रोह। जो बघेरा विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो कर की दर में वृद्धि यानी टैक्स की रेट में बढ़ा दिया था जिसके कारण बघेरा विद्रोह हुए थे। और बघेरा विद्रोह का नेतृत्व कौन थे? तो बघेरा के सरदार के द्वारा किया गया था। बघेरा सरदार के द्वारा बघेरा विद्रोह किया गया था। और बघेरा विद्रोह कहाँ है? तो बड़ौदा के गुजरात में यह बघेरा विद्रोह हुई थी। तो बड़ौदा कहाँ पड़ती? गुजरात में जो 1818 से 20 के दौरान किया गया था बघेरा विद्रोह। और नेक्स्ट है हौज विद्रोह। जो हो विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। हौज विद्रोह किस जनजाति के द्वारा किया गया था? तो हौज विद्रोह है जो हो जनजाति के द्वारा किया गया था। हो जनजाति ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो राजा प्राहत ने हो विद्रोह का नेतृत्व किए थे राजा प्राहत। और यह हौज विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21 के बीच में हो विद्रोह हुआ था। और नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह सही रूप में किस रूप में भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में रामोसी विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाट में। और यह इसका नेतृत्व करता थे राजा चित्तर के द्वारा। और रामोसी विद्रोह कब हुआ था? तो 1822 में हुआ था। और इसका क्षेत्र रामोसी विद्रोह का क्षेत्र माना जाता है पश्चिमी घाट। और इसका नेतृत्व करता है राजा चित्तर सिंह है जो रामोसी विद्रोह का नेतृत्व करता माना जाता है। और रामोसी विद्रोह का प्रमुख नेतृत्व करता राजा सरदार चित्तर सिंह था। और महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो रामोसी कृषि जत्था स्थापित किया गया था बलवंत फड़के के द्वारा किया गया था। और 1825 से लेकर 26 में भयंकर अकाल एवं अन्न भाव के कारण रामोसियों ने पुनः किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो भयंकर अकाल एवं अन्न भाव के कारण रामोसियों ने पुनः किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो उमा जी के नेतृत्व में रामोसियों के द्वारा पुनः 1825 के 26 के ईस्वी कार्यकाल के दौरान उमा जी के द्वारा
यह नेतृत्व किया गया था। कौन सा विद्रोह? तो रामोशी विद्रोह। और नेक्स्ट है अहोम विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो 1828 ईस्वी में अहोम विद्रोह हुआ था। अहोम विद्रोह के प्रमुख नेता गोमदुर कुंवर थे, जो एक धनंजय बोगोहन एवं जयराम खरगरिया फूकन थे। अहोम विद्रोह के प्रमुख नेता गोमदुर कुंवर था, जो धनंजय बोगोहन एवं जयराम खरगरिया फूकन के द्वारा किया गया था। अहोम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो असम में हुई थी अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह के समय में अहोम अभिजात वर्ग ने किसे अपना राजा घोषित किया था? तो गोमदुर कुंवर के द्वारा अहोम विद्रोह का अभिजात वर्ग ने अपने राजा घोषित किया था, गोमदुर कुंवर के द्वारा। और नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह जो पागलपंथ की स्थापना किसने किया था? तो करम शाह के द्वारा पागलपंथी विद्रोह किया गया था, करम शाह के द्वारा। और पागलपंथ किस तरह का धार्मिक संप्रदाय था? तो एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था पागलपंथ विद्रोह। पागलपंथ धार्मिक संप्रदाय एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। और पागलपंथ विद्रोह किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था? तो उत्तरी बंगाल में एक पागलपंथ विद्रोह हुआ था। किस क्षेत्र में? तो उत्तरी बंगाल में। और पागलपंथी विद्रोह का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन था? तो करम शाह का पुत्र टीपू। पागलपंथी विद्रोह का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो करम शाह का पुत्र टीपू था। और पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किसका एक विद्रोह था? तो गारो का एक विद्रोह माना जाता है। पागलपंथी विद्रोह का वस्तुतः एक विद्रोह था गारो के द्वारा। और कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो भूमि से बेदखल किया जाना एक कोल विद्रोह का प्रमुख कारण माना जाता था, कि कोल विद्रोह को भूमि से बेदखल कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ? तो कोल विद्रोह का प्रमुख कारण माना जाता है। और कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच के दौरान हुआ था, कि 1831 के 32 के बीच ईस्वी में किया गया था। और कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कोल बुद्धो भगत थे, जो कोल विद्रोह हुआ था, जो बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था। और यह नेतृत्वकर्ता थे। और यह शिव भूमि यानी छोटा नागपुर के पठार यानी झारखंड में यह शिव भूमि के क्षेत्र में हुआ था। और यह शिव भूमि कहाँ पड़ती? जो छोटा नागपुर पठार के एरिया होते हैं, यानी झारखंड में अभी वर्तमान समय में। कोल विद्रोह 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में सिंहभूम के क्षेत्र पर किया गया था। और नेक्स्ट है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? तो सर सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा बहावी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। और सर सैयद अहमद बरेलवी कहाँ तक रहने वाले थे? तो रायबरेली के रहने वाले थे सर सैयद अहमद खां। और सर सैयद अहमद खां किससे प्रभावित थे? तो अरब के अब्दुल वहाब एवं दिल्ली के संत साहब वली उल्लाह से प्रभावित थे। सर सैयद अहमद किससे प्रभावित थे? तो अरब के अब्दुल वहाब एवं दिल्ली के साहब वली उल्लाह से क्या थे? प्रभावित थे। और सैयद अहमद ने किसके विरुद्ध जिहाद का घोषणा किया था? तो पंजाब के सिख राज के विरुद्ध में सर सैयद अहमद ने विरुद्ध क्या किया? जिहाद की घोषणा किया था। पंजाब के सिख राज के विरुद्ध में किया गया था। और सैयद अहमद ने बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ रखा था? तो इसका मुख्य केंद्र सिथाना रखा था, जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत में माना जाता है। और सर सैयद अहमद बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो पटना था, जो उत्तर पश्चिम प्रांत के दौरान आती थी। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत को मुक्त मुस्लिम देश बनाना। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत को मुक्त मुस्लिम देश बनाना। और सैयद अहमद की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इनायत एवं विलायत अली। इनायत और विलायत अली ने सैयद अहमद की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनायत और विलायत अली ने। और तीतू मीर और दादू मियाँ बंगाल से थे। तीतू मीर और दादू मियाँ बंगाल से। और इनायत और विलायत अली थे, जो बिहार से नेतृत्व किए थे। और सैयद अहमद किस लड़ाई में मारे गए थे? तो बालकोट की लड़ाई में सर सैयद अहमद मारे गए थे, बालकोट की लड़ाई में। और 19वीं सदी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ थी? तो 19वीं सदी में जो बहावी आंदोलन हुआ था, उसका प्रमुख केंद्र बनाया गया था कहाँ? पटना में। और खोंड विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जनजातीय रीति रिवाजों के हस्तक्षेप में एक नए कर का आरोपण करने के कारण क्या हुआ? खोंड विद्रोह हुआ था, जो जनजातियों के रीति रिवाजों के विरुद्ध एक टैक्स को जोड़ा गया था, जिसके कारण खोंड विद्रोह
हुआ था। और अंग्रेजों ने कौन सी एजेंसी गठित की जिसके कारण खोंडों ने विद्रोह किया था? तो मरिहा एजेंसी। मरिहा एजेंसी था जिसके कारण क्या हुआ? तो अंग्रेजों ने एजेंसी गठित की जिसके कारण खोंडों ने विद्रोह किया। मरिहा एजेंसी के नाम से जानी जाती थी। और मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या थी? तो मानव बलि का प्रथा का निषेध करने के कारण क्या हुआ? तो एक खोंड के द्वारा एक विद्रोह किया गया जिसे खोंड विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और यह मानव बलि प्रथा को क्या किया अंग्रेजों के द्वारा रद्द कर दिया गया था जिसके कारण क्या हुआ? तो खोंड विद्रोह हुआ था। और यह कब हुई थी? तो 1837 से 56 के बीच में खोंड विद्रोह हुआ था। और नेक्स्ट करिए, मानव बलि मरिया प्रथा का निषेध करने का विरुद्ध विद्रोह करने वाले खोंड के नेता कौन थे? तो चक्र बिश्नोई थे। चक्र बिश्नोई के द्वारा खोंड विद्रोह के नेतृत्व किया गया था। और यह खोंड विद्रोह 1837 से ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक चली थी। और नेक्स्ट है फराजी विद्रोह, जो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे जो फराजी थे। और फराजी विद्रोह 1838 से लेकर 60 के बीच के दौरान हुआ था। फराजी विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो फरीदपुर जिला बंगाल में फराजी विद्रोह प्रारंभ हुआ था। फरीदपुर जिला बंगाल में। और फराजी विद्रोह का नेता कौन थे? तो दादू मियाँ मोहम्मद मोहसिन। फराजी विद्रोह के नेता कौन थे? तो दादू मियाँ मोहम्मद मोहसिन थे जो फराजी विद्रोह के नेता थे। फराजी विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? दादू मियाँ। फराजी विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस्लाम में सुधार करना। फराजी विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो इस्लाम में सुधार करना। और फराजी विद्रोह के अधिकतर अनुयायी किस दल में सम्मिलित हो गए थे? तो बहाबी दल में। बहाबी दल में क्या हुए थे? तो फराजी विद्रोह के अधिकतर अनुयायी किस दल में सम्मिलित हुए थे? तो बहाबी दल में। और नेक्स्ट है कुका विद्रोह। कुका आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो भगत जवाहरलाल यानी श्याम साहिब के नेतृत्व में कुका विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। भगत जवाहरलाल के जो 1840 में कुका आंदोलन हुआ था। कब? 1840 ईस्वी में कुका आंदोलन हुआ था। कुका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो कुका आंदोलन को संगठित किए थे गुरु राम सिंह ने। कुका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। और कुका आंदोलन के नेतृत्व कौन किया था? तो भगत जवाहरलाल संगठित किए थे गुरु राम सिंह ने। और भगत जवाहरलाल के द्वारा कुका आंदोलन को नेतृत्व किया गया था। कुका आंदोलन का नींव कहाँ पड़ी थी? तो पंजाब में 1840 ईस्वी में कुका आंदोलन का पंजाब में नींव पड़ी थी 1840 ईस्वी में। कुका का विद्रोह का नेतृत्व भगत जवाहरलाल का शिष्य कौन था? तो बालक सिंह जो कुका विद्रोह के नेतृत्व करता थे। जो भगत जवाहरलाल के बाद उनके शिष्य ने कुका विद्रोह का नेतृत्व किए थे बालक सिंह ने। और कुका विद्रोह का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो हाजरों में। कुका विद्रोह का मुख्यालय बनाया गया था हाजरों में। कुका विद्रोह के प्रारंभ में होने का प्रमुख कारण क्या था? सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करने के कारण कुका विद्रोह चलाया गया था। जो सिख धर्म में प्रचलित बुराई एवं अंधविश्वासों को दूर करना एक कुका विद्रोह का प्रारंभ में प्रमुख कारण माना गया था। और कुका विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों को हटाकर पंजाब में सिख शासन स्थापित करना। कुका विद्रोह का मुख्य कारण उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों के हटाकर पंजाब में सिख शासन की स्थापना करना, जिसके कारण कुका विद्रोह चलाया गया था। कुका विद्रोह का प्रमुख नेता राम सिंह को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो कुका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता राम सिंह को निर्वासित किया गया था, रंगून में भेजा गया था। और बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल शासक थे उनको भी रंगून के जेल में भेजा गया था। और संथाल विद्रोह कहाँ हुए थे? तो 1855 ईस्वी में भागलपुर के क्षेत्र भागनेडीह तालुका से संबंधित रखती है। संथाल विद्रोह जो भागलपुर क्षेत्र के भागनेडीह तालुका में हुई थी। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से लेकर 56 ईस्वी के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था। और किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था? तो झारखंड में आदिवासियों ने अंग्रेज के विरुद्ध किया था। तो 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को किसने हराया था? संथालों ने अंग्रेज कमांडर को हराया था 1855 में। संथालों के द्वारा में एक अंग्रेज कमांडर थे मेजर बारो को हराया था। कौन? संथालों के नेतृत्वकर्ता ने। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मेन आर्थिक कारण संथाल विद्रोह किया गया था।
और संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? सिंधु कान्हू, चांद और भैरव। सिंधु कान्हू, चांद और भैरव क्या थे? संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता माने जाते हैं। और भागलपुर से राजमहल के बीच में किस क्षेत्र से नाम जाना जाता है? दमन ए कोक के नाम से जाना जाता है। जो भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र को दामन को के नाम से प्रसिद्ध है। ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह देश साहब के नहीं है। ठाकुर जी हमारी समस्या तरफ से लड़ेंगे और इस तरह आप साहब लोग आप और सिपाही लोग स्वयं ठाकुर जी से लड़ोगे। यह कथन किसका है? सिद्धू का। ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यदि देश साहब की नहीं है, ठाकुर जी स्वयं हमारी तरफ से लड़ेंगे और इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग स्वयं ठाकुर जी से लड़ोगे। यह कथन किसका है? सिद्धू कान्हू की। और 1855 में संथालों के समय सही भागलपुर के पास मेजरवाड़ और संथालों से लड़ाई हारेंगे। और गोको गोड्डा एक महत्वपूर्ण नेता थे। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे। संथाल विद्रोह का भागलपुर से बर्दाबंद तक फैली थी। संथाल विद्रोह जो भागलपुर से बर्दाबंद तक फैली थी। और संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक के शासन के रूप में कौन से उपाय किए गए थे? तो यह संथाल विद्रोह के नामक राज्यों में सृजन किया गया था। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि के अंतरण करना और गैर कानूनी हो गया था। और संथाल विद्रोह का क्रूरतापूर्वक दमन किसने किया था? तो भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन तथा मेजर जनरल लॉयड के द्वारा किया गया था। ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के द्वारा क्या किया? संथाल विद्रोह के क्रूरतापूर्ण दमन किया गया था। और संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन ए को का क्या अर्थ होता है? राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन को दामिन ए को कहा जाता है। जो राजमहल के पहाड़ियों के पास जमीन होते थे उसे दामिन को के नाम से प्रसिद्ध थी। और यह संथाल विद्रोह के संदर्भ में माना जाता है। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह के नेता कौन थे? तो सुरेंद्र शाही थे। जो संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोही का नेता थे। और सुरेंद्र शाही। खैरवार आंदोलन के विद्रोह की किस राज्य में हुई थी? तो झारखंड में खैरवार आंदोलन हुआ था। और खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो 1874 ईस्वी में भागीरथी मांझी के द्वारा किया गया था। भागीरथी मांझी के द्वारा 1874 में खैरवार आंदोलन हुआ था। भागीरथी मांझी के द्वारा एक लसौड़ी आंदोलन जो मेवाड़ वागड़ पास के क्षेत्र में भीलों में सामाजिक सुधार के लसौड़ी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो गुरु गोविंद गुरु सिंह ने किया था लसौड़ी आंदोलन को। और लसौड़ी आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? गोविंद गुरु को लसौड़ी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है, गोविंद गुरु को। और दक्षिणी राजस्थान में किसने भीलों को संगठित किया था? तो गोविंद गुरु को। दक्षिणी राजस्थान में भीलों को संगठित किया था गोविंद गुरु ने। और भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना किसने किया था? तो गोविंद गुरु ने। भीलों को संगठित करने के लिए 1883 में सभ्य सभा की स्थापना किया गया था। किसने किए थे? तो गोविंद गुरु ने किए थे। और नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह जो 1899 में हुआ था। जो 1899 से लेकर 1900 के दौरान किया गया था। मुंडा बिरसा मुंडा इसका कार्यक्षेत्र रांची था। और घटना इसमें क्या था? तो उल्लूगान अथवा महान उपद्रव की घटना का विवरण था। उल्लूगान विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से। मुंडा एक विद्रोह की नाम से सरदारी लड़ाई से जाना जाता था। मुंडा विद्रोह प्रारंभिक किस रूप में प्रारंभ होकर राजनीतिक रूप में ग्रहण करने धार्मिक कारण से। और बिरसा मुंडा के सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो 3 मार्च 1900 में जामक कोपाही वन से पकड़े गए थे। बिरसा मुंडा सोते हुए पकड़े गए थे 3 मार्च 1900 में पकड़े गए थे जाम कोपाही वन में। और चक्रधरपुर सी भूमि में के क्षेत्र थे। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 जेल में हुई थी। किस आदिवासी ने जगत पिता यानी धरती बाबा के नाम से जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे। और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बनाया गया था 1908 में। और नेक्स्ट है ताना भगत विद्रोह। ताना भगत विद्रोह का नेतृत्व जतरा भगत और बलराम भगत के द्वारा किया गया था। जतरा भगत और किसके द्वारा? तो ताना भगत में किया गया था जतरा भगत और बलराम भगत के। ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1914 में। 1914 में ताना भगत विद्रोह हुआ था। जतरा भगत और बलराम भगत के द्वारा किया गया था। और यह छोटा नागपुर के पठार यानी झारखंड में
ताना भगत आंदोलन का शुरुआत किया गया था। और नेक्स्ट है मोपला विद्रोह जो 1921 में मोपला विद्रोह का हुआ था, तो मालाबार केरल में हुआ था। और मोपला विद्रोह का मूल कारण जमींदारों का शोषण करना, जिसके कारण क्या हुआ, मोपला विद्रोह हुआ, जिसके कारण जमींदार शोषण करते थे। और मोपला ने किस एक स्थानीय नेता को अपना राज्य घोषित किया, तो अली मुस्लियार को मोपलों के द्वारा स्थानीय नेता का राज्य घोषित किया था, अली मुस्लियार को। और किस प्रसिद्ध नेताओं ने मोपला के क्षेत्र का दौरा किया था, तो गांधी जी, शौकत अली और मौलाना आज़ाद। किस प्रसिद्ध नेताओं ने मोपला क्षेत्र का दौरा किया था, तो मोपला क्षेत्र का दौरा किए थे गांधी जी, शौकत अली और मौलाना आज़ाद के द्वारा। 1921 में मोपला क्षेत्र का दौरा किया गया था गांधी जी, शौकत अली और मौलाना आज़ाद के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट विविध में कहा गया कि 1765 में दीवान प्रदान करने के लिए ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे, तो खासी और रंपा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो रंपा पहाड़ी क्षेत्र आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ था। मिदानपुर एवं धाल भूमि विद्रोह कब हुआ था, तो 1766 के से लेकर 1774 ईस्वी तक मिदानपुर एवं धाल भूमि विद्रोह हुआ था। 1866 से लेकर 1766 से लेकर 1774 ईस्वी के बीच में मिदानपुर और धालभूम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, दामोदर सिंह और जगन्नाथ धाल ने मिदानपुर धालभूम में विद्रोह किया गया था दामोदर सिंह के द्वारा। और दक्षिण भारत का पोलीगर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कोटा बोमम नायकन के द्वारा किया गया था। चेर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो भूषण सिंह के द्वारा, जो बिहार के पलामू जिले में स्थित थी। चेर विद्रोह का नेतृत्व किया गया था भूषण सिंह के द्वारा। गुमसुर विद्रोह कब और किसने किया था, तो 1800 ईस्वी में श्रीकर भंज एवं धनंजय भंज ने, श्रीकर भंज और धनंजय भंज के द्वारा गुमसुर विद्रोह का शुरुआत किया गया था 1800 ईस्वी में। और चेर विद्रोह का नेतृत्व किए थे कौन, तो चेर विद्रोह का नेतृत्व किए थे कौन, तो चेर विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह के द्वारा किया गया था। और भिवानी विद्रोह कब और किसने शुरू किया था, तो 1809 ईस्वी में हरियाणा के जाटों द्वारा भिवानी विद्रोह किया गया था। और एक है परलकी मेड़ी विद्रोह, जो किस राज्य में संबंधित है, उड़ीसा के गंजाम जिले में परलकी मेड़ी विद्रोह हुआ था। उड़ीसा के गंजाम जिले में हुआ था परलकी मेड़ी विद्रोह। परलकी मेड़ी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो नारायण देव और गजपति देव ने परलकी मेड़ी विद्रोह का नेतृत्व किए थे। नारायण देव और गजपति देव के द्वारा किया गया था। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जगबंधु विद्याधर के द्वारा पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और कब किया गया था, तो 1817 में पाइका विद्रोह हुआ था, यह उड़ीसा के राज्य में हुआ था। और नेक्स्ट है गडकरी विद्रोह का मूल कारण क्या था, कर युक्त दी गई जमीन पर कर का आरोपण करना, इसका प्रमुख कारण था गडकरी विद्रोह का। और गडकरी विद्रोह का और कितूर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, रानी चेन्नम्मा तथा पूना के में 1829 ईस्वी में रायप्पा के द्वारा। कितूर विद्रोह का 1824 में रानी चेन्नम्मा ने किया था। 1829 में रायप्पा के द्वारा कितूर विद्रोह किया गया था। और नेक्स्ट यहाँ पे बंगाल में वीरभूमि जिले में संपन्न भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, तो गंगा नारायण ने 1832 ईस्वी में गंगा नारायण के द्वारा भूमिज विद्रोह किया गया था। और गडकरी विद्रोह का नेतृत्व 1844 में बाबाजी अहिरकर के नेतृत्व में गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। बाबाजी अहिरकर के नेतृत्व में गडकरी विद्रोह का किया गया था। नायक विद्रोह का संबंध किस राज्य से, तो बंगाल के मेदिनीपुर से अचल सिंह के द्वारा यह नायक विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। यह बंगाल में नायक विद्रोह हुआ था और मेदिनीपुर से यह शुरू किया गया था। और किसके द्वारा, अचल सिंह के द्वारा मेदिनी विद्रोह का शुरू किया गया था। और नेक्स्ट है सावंतवाड़ी विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, 1844 ईस्वी में मराठा सरदार फोंड सावंत के द्वारा सावंतवाड़ी विद्रोह किया गया था। और इसका नेतृत्व करता कौन थे, तो फोंड सावंत के द्वारा 1844 में सावंतवाड़ी विद्रोह शुरू किया गया था। और नेक्स्ट है 1873 में पावना जिले के यूसुफ शाही प्रांगण में किसकी स्थापना की गई थी, तो किसान संघ की स्थापना किया गया था, जो पावन के जिले के यूसुफ शाही प्रांगण में किया गया था किसान संघ की। और अरबी पूरम आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो 1888 ईस्वी में श्री नारायण गुरु के द्वारा अरबी पूरम आंदोलन का प्रारंभ किया गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा 1888 में। नागा आंदोलन 1905 से लेकर 1931 के नेतृत्व किसने किया था, तो जदो नाग एवं तत्पश्चात रानी गौडिन्यिल्लियो के द्वारा नागा आंदोलन किया गया था। कब, 1905 में नागा आंदोलन किया गया था। और यह
इसका नेतृत्व रानी गोंडेलियो ने किया था और जादू नाग और गोंडेलियो के द्वारा नागा आंदोलन 1905 में शुरू किया गया। तो नेक्स्ट है जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन और इसका नेतृत्व करता रानी गोंडेलियो थे। जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व करता रानी गोंडेलियो। न्याय आंदोलन का आरंभ करता 1915 ईस्वी से 16 ईस्वी के बीच के दौरान न्याय आंदोलन शुरू किया गया था और NC मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज के द्वारा न्याय आंदोलन शुरू किया गया था। NCN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज के द्वारा न्याय आंदोलन 1915 में शुरू किया गया था NC मुदलियार के द्वारा। और कोलिया विद्रोह 1917 से 19 के बीच के दौरान हुआ था और यह मणिपुर में कोलिया विद्रोह हुआ था। और स्व सम्मान आंदोलन का आरंभकर्ता कौन थे, तो आरंभकर्ता है रामास्वामी नायकर के द्वारा स्व सम्मान आंदोलन का आरंभकर्ता माना जाता है रामास्वामी नायकर के द्वारा। यह स्व सम्मान आंदोलन 1920 से लेकर 1930 के बीच के दौरान में यह आंदोलन चलाया गया था और हम महारानी के और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। और यह मांग किसकी थी, तो पावना विद्रोह में पावना विद्रोहियों ने कहा था कि हम महारानी की और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं और इसकी मांग पावना विद्रोहियों के द्वारा रखी गई थी। और किसके संबंध में सनातन आदिवासी महासभा से था, तो थेवल ओराव का संबंध था। जो थेवल ओराव का संबंध आदिवासी के महासभा से था। और जनजातियों लोगों ने संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आदिवासी शब्द का जनजातियों के द्वारा आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापू के द्वारा किया गया था। और महात्मा गांधी ने एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे, तो जोड़ा नाग था। जो महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता जोड़ा नाग थे। जोड़ा नाग। भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाला प्रथम नेता कौन थे, तो नारायण मेघाजी लोखंडे यानी NM लोखंडे थे जो भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किए थे।